एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो फाउंडिंग फादर्स हैं फिक्शन राइटिंग के उनकी बात करने वाले हैं, द राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवल की बात कर रहे हैं, बट नॉट इन द जनरल टर्म्स दैट वी डू, है ना, कि हमने राइटर की बात की और फिर हमने उनकी वर्क्स की बात की। वो तो हम हमेशा करते ही हैं। और since we have started with fiction writing in our paid course, you all have already covered these writers that I'm going to cover here today, ठीक है? तो आपके डैनियल डेफो स्टार्टिंग में, जॉनथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न और टोबियास स्मॉलेट। तो आज मैं इन 5 की बात करने वाली हूँ, बट नॉट इन द जनरल टर्म्स अगेन, ठीक है? सी, फॉरगेट एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट द प्लॉट्स। कंप्लीटली नहीं भूलना है अभी के लिए। एंड आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक टू यू टुडे, ओके? No PDF, nothing. Just listen carefully and you can take a pen and paper with you and take notes if you wish. ठीक है? अभी पेपर के लेवल तक पहुंचना है तो you have to stop reading these men only as storytellers and you have to start seeing them as engineers. ठीक है? 18th सेंचुरी में नॉवल नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था। ये लोग जो हैं अर्ली राइटर्स, these 5 guys, ये लोग आप इमेजिन करो एक प्लेन बिल्ड करते हुए उसको फ्लाई भी कर रहे थे। So they weren't just writing books, they were defining what it means to be a modern human being. And today we are looking at the founding fathers, but we are looking at the gear under the hood. सबसे पहले डैनियल डेफो की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम में डैनियल डेफो के आसपास वर्सिमिलिट्यूड दिख जाए, think about Defoe. He's the father of the fake news aesthetics, not just the father of English novel. कभी कभी हम इनको कहते हैं, बट रिमेंबर दैट ही वाज नॉट द ओनली वन, है ना, कि एक सिंगल हैंडेडली इन्होंने एक पूरा नॉवल एज अ फॉर्म डेवलप कर दिया, ऐसा नहीं है। He didn't want you to feel like you were reading a story. Are we calling him the father of fake news aesthetics? वो नहीं चाहते थे कि आपको ये लगे कि आप कहानी पढ़ रहे हो। वो ये चाहते थे कि आपको लगे कि आप सच में कोई डायरी पढ़ रहे हो किसी की, और इसको हम सूडो ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है? नाउ वॉच फॉर दिस फ्रेज, यू कैन टेक अ नोट, इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म। तो कुछ क्रिटिक्स हैं, जैसे अगेन टेक नोट, इयान वॉट, IANWATT, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो क्रिटिक्स लाइक हिम आर्ग्यू दैट रॉबिन्सन क्रूसो, जो डैनियल डेफो की है, इजंट जस्ट अ कास्टअवे, ही इज अ कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो कोलोनाइज करते हैं, वो टैली करते हैं, सर्वाइव्स। एंड डेफो क्या है? इज द पोएट ऑफ द मिडिल क्लास हसल, ठीक है? ऑल्सो, नॉट जस्ट दिस, as I told you, he's often called the father of English novel, but this label must be treated very cautiously, क्योंकि इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इट लाइज नॉट इन इन्वेंटिंग द नॉवल सिंगल हैंडेडली, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक शेप दिया, एक मोड ऑफ रियलिज्म को, विच इज ग्राउंडेड इन एम्पिरिकल डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्री इल्यूजन। सो डेफो का जो नैरेटिव है, दे आर, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी ट्रू अकाउंट्स, जैसे डायरीज में ऐसा लगता है कि हम लोग सच में डैनियल डेफो की डायरी या मेमोआर पढ़ रहे हैं या ट्रैवल रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं। इस टेक्निक को, दिस टेक्निक प्रोड्यूसेस व्हाट क्रिटिक्स ऑफन कॉल्ड ट्रूथ इफेक्ट। मैंने कहा ना, वर्सिमिलिट्यूड, वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है विच इज समथिंग विच इज नियर ट्रूथ, जहां पे फिक्शन मैस्करेड्स एज फैक्ट। इनके जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, पर्टिकुलरली इन रॉबिन्सन क्रूसो, दे एम्बॉडी द राइज ऑफ इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म। दिस आइडिया कि जो इंडिविजुअल है, लेबर के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू, रैशनल कैलकुलेशन के थ्रू, वो मास्टर कर सकता है अपने इन्वायरमेंट को भी और अपनी डेस्टिनी को भी। एंड दिस कनेक्ट्स therefore डीपली विद द इमर्जिंग कैपिटलिस्ट ethos ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड। इसी टाइम पे इनका जो वर्क है, his works draw from the tradition of criminal biographies and popular print culture also, जैसे हम मॉल फ्लैंडर्स में देखते हैं या रोक्साना में देखते हैं। इसीलिए डेफो मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ राइटर सिचुएटेड बिटवीन कभी जर्नलिज्म, कभी इकोनॉमिक्स, फिक्शन, नॉट मेरिली एज अ स्टोरी टेलर, राइट? अच्छा, क्रिटिक्स भी मैं बताऊंगी, पर क्रिटिक्स लास्ट में बताती हूँ, पहले नॉवलिस्ट्स की ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है? देन वी हैव द पोलर ऑपोजिट ऑफ डेफो, जो है जॉनथन स्विफ्ट।
While Defo is trying to make things look very real, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि फेक चीजें भी रियल लगें, Swift is using reality to make you uncomfortable. You have seen his biting satire. He's the king of Juvenalian satire, angry, biting kind. और आपको स्क्रिबलरस क्लब के बारे में भी पता होना चाहिए, इसमें स्विफ्ट थे, स्विफ्ट, पोप, आर्बुथनॉट एंड अदर्स। उनका टारगेट क्या था? The pedant. If a question asks about the Battle of Books, they are asking about Swift defending the ancients against the messy moderns. He's a classicist who used a novel to mock how much people love novels. राइट, तो स्विफ्ट एकदम कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैजेक्टरी हमें शो करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज फिक्शन। ये कोई रियलिस्ट नॉवलिस्ट नहीं है, ही इज फंडामेंटली अ सटायरिस्ट। और इनका फिक्शन ऑपरेट करता है एलिगरी, आयरनी, एग्जैजरेशन के थ्रू। जैसे कि इनके वर्क्स गुलिवर्स ट्रैवल, इट मस्ट बी रेड एज अ क्रिटिक ऑफ इनलाइटनमेंट ऑप्टिमिज्म, साइंटिफिक रैशनैलिटी एंड ह्यूमन प्राइड। So Swift employs what is known as juvenalian, जुवेनल को सब जानते हैं ना, तो जुवेनलियन सटायर, बहुत हार्श, बहुत बाइटिंग, often morally indignant also. So one of the most important aspect of Swift's technique is his use of persona, या एक मास्क का वो यूज करते हैं। क्या मतलब? एक ऐसी नैरेटिव वॉइस लेके आएंगे जो रैशनल लगती है लेकिन बहुत ही आयरॉनिक है। इसीलिए टेक्स्ट्स लाइक अ मॉडेस्ट प्रपोजल कैन बी मिसरेड इफ द रीडर फेल्स टू अंडरस्टैंड द आयरनी ऑफ द टेक्स्ट। क्या कहते हैं मॉडेस्ट प्रपोजल में? इंग्लैंड के लोगों को कहते हैं, आयरिश हैं ये, आयरिश आयरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं और कह रहे हैं इंग्लैंड वालों को कि हम ऐसा करते हैं, अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, थोड़ा सा 1 साल का होने देते हैं, अच्छे से खाते खिलाते पिलाते हैं, तंदुरुस्त करते हैं और फिर तुमको बेच देंगे, तो तुम पका के खा लेना उनको। अब लिटरल लेवल पे कोई समझ जाए तो कहेगा कि जॉनथन स्विफ्ट पागल हो गया है, लेकिन टू अंडरस्टैंड द डीप सटायर, द डीप आयरनी ही इज ट्राइंग टू talk about here. So it's very essential to recognize that Swift's fiction is not mimetic realism, but satirical allegory, which is aimed at exposing the limitations of human reason and modernity. Moving forward, we have Samuel Richardson. Samuel Richardson एक बहुत ही decisive shift हमें दिखाते हैं towards psychological realism and interiority. तो अंदर की वो कहानी पूरी बता रहे हैं, साइकोलॉजी में जा रहे हैं, इंटीरियोरिटी में जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ एपिस्टलरी फॉर्म, जहां पे द नैरेटिव अनफोल्ड्स थ्रू लेटर्स व्हिच आर रिटन बाय कैरेक्टर्स देमसेल्व्स। अब इस टेक्निक से क्या हुआ? इट अलाउज फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ इनर कॉन्शियसनेस, क्योंकि कैरेक्टर खुद लेटर लिख रहा है तो वो अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल रहा है। They are events narrated almost simultaneously with their occurrences, जैसे जैसे वो हो रहे हैं चीजें। So unlike Defoe's retrospective narration and Richardson का जो writing है, it creates a sense of immediacy और emotional intensity हमें देखने को मिलता है रिचर्डसन में। पढ़े होंगे आपने पामेला, क्लैरिसा, they are deeply emotional works. So they are deeply connected with the 18th century culture of sensibility also, ठीक है, जहाँ पे which valued refined emotional responses, as a marker of moral virtue. So in works like these, Pamela, Clarissa, Richardson ने female subjectivity को सामने रखा है, placing women's experiences, moral struggles and psychological conflicts at the center of the narrative. But अगर हम कुछ क्रिटिसाइज ही करना चाहें तो हम ये भी कहते हैं कि इन्होंने एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर दिखाई है जैसा कि वो सोसाइटी चाहती थी ऐसा होनी चाहिए, पामेला की तरह, कि वो आपको रेप करने की कोशिश कर चुका है लेकिन आप हो कि नहीं बदल जाएगा, जब बदलेगा तब मैं इससे शादी करूंगी। राइट, सो his fiction is also explicitly didactic, aiming to instruct readers morally. So it is important for you all to see Richardson as a novelist of emotion, interiority, moral consciousness, in contrast to Defoe's external realism. ठीक है, and
या इसको हम वी कॉल दिस राइटिंग टू द मोमेंट। ठीक है, जो एपिस्टोलरी फॉर्म है इसको हम राइटिंग टू द मोमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स हैं दे राइट व्हाइल द विलेन इज लिटरली एट द डोर, तो वो लिख रही है। सो इट्स हाई स्टेक्स साइकोलॉजिकल रियलिज्म, मास्टर ऑफ सेंसिबिलिटी। और फिर आते हैं हेनरी फील्डिंग। फील्डिंग, मैं फील्डिंग पढ़ा नहीं रही हूँ अभी, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिकॉज़ फील्डिंग हेटेड रिचर्डसन। उनको लगता था रिचर्डसन की जो मोरालिटी है वो बहुत फेक है, इसीलिए फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज़ लिखा एज़ अ पैरोडी ऑफ इट, ठीक है? पामेला का भाई बना दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज़, the technique, the intrusive narrator. So, unlike Richardson, who hides behind letters, Fielding stands right in front of you, stops the story, and gives you a lecture on why he's writing the way he is. That's a classic, you know, distinction. कि रिचर्डसन जहां इंटरनल है, फील्डिंग एकदम एक्सटर्नल आपको चीजें दिखाता है. So if Richardson represents order, morality, psychological depth, लॉरेंस स्टर्न की अगर हम बात करें तो वो इन सब चीज़ों को डिसरप्ट कर देते हैं, ऑल ऑफ दीज कन्वेंशंस. एंड स्टर्न का ट्रिस्टम शैंडी है, इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन एंटी नॉवल. क्यों? बिकॉज इट डेलिबरेटली ब्रेक्स द रूल्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर. And the most striking feature of Stern's work is his use of digressions. Please remember this. Digression. अगर आप एक पेज देखो, दिखाती हूँ एक्चुअली, रुको. लुक एट दिस. ये है ट्रिस्टम शैंडी. ऐसे बीच में पेजेस आते हैं ट्रिस्टम शैंडी की बुक में जहां पे आपको ये मिलेगा. तो इट वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल. जो ट्रिस्टम शैंडी लिखा था इन्होंने, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल था. ये तो नहीं दिख रहा, बट यस यू कैन सी दिस इन योर राउटलेज ऑल्सो. राउटलेज में चैप्टर 40 ऑफ ट्रिस्टम शैंडी, उसमें भी दिखाया हुआ है. ठीक है, ये देखो, द फर्स्ट मॉडर्न बुक इस तरह से है. ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है राइटिंग के साथ. तो एंटी नॉवल कहते हैं इसको. डाइग्रेशंस हैं बहुत सारे. द स्टोरी कॉन्स्टेंटली मूव्स अवे फ्रॉम इट्स सपोज्ड सब्जेक्ट, रिफ्यूजिंग लीनियर प्रोग्रेशन. चल रहा है और अचानक से फिर कहीं और ही पहुंच जाएगा. डेलिबरेटली लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है. जैसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके आगे देखेंगे. In fact, the narrative delays the birth of its protagonist. मतलब इतना ट्रिस्टम शैंडी के बारे में ये वर्क है, लेकिन इतने सारे वॉल्यूम्स बीत जाते हैं, ट्रिस्टम शैंडी पैदा ही नहीं हो रहा, वो डाइग्रेस ही करते चले जाते हैं. Several volumes तक birth of the protagonist is delayed, thereby mocking the very idea of chronological storytelling. और ये नेट वाले हैं कि क्रोनोलॉजी से ही नहीं हट पा रहे हैं. हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हैं. अब अभी तक आप क्रोनोलॉजी पे अटके हुए हो. So Stern also experiments with typography, as I just showed you. इसमें ब्लैंक पेजेस इन्होंने डाल दिए हैं, ठीक है, और अनयूजुअल से पंक्चुएशन मार्क्स डाले हुए हैं टेक्स्ट्स में. These innovations make the reader acutely aware of the fact of reading itself, कि हाँ मैं पढ़ ही रही हूँ, एक स्टोरी चल रही है. So in this sense, Stern anticipates techniques that we now associate with modernism and postmodernism, such as self-reflexivity and narrative playfulness. तो आपकी preparation के लिए Stern is crucial because he represents the formal experimentation that challenges the emerging norms of the novel. So he's standing in opposition to both Defoe's realism and Richardson's structure. So that is Stern. Okay. Let's move on to Tobias Smollett. Tobias Smollett brings us back to a more traditional
बट इक्वली इंपॉर्टेंट नैरेटिव मोड, पिकरेस्क नॉवल, स्मॉलेट हमें लेके जाते हैं। इनके जो वर्क्स हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक स्ट्रक्चर, rapid movement, and a focus on external events rather than internal psychology. So, the protagonist in a picaresque narrative is often a rogue या फिर कोई एडवेंचरर होगा जो अलग अलग सोशल सेटिंग्स में जाता है, वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स से मिलता है। स्मॉलेट का अगर हम बैकग्राउंड बोले, ही वाज अ ट्रेन्ड सर्जन, यू नो, एंड दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग, जिसमें इन्होंने बहुत विविड, कभी-कभी ग्रोटेस्क डिस्क्रिप्शन भी दिया है ह्यूमन बॉडी का, फिजिकल एक्सपीरियंस का। सो हिज नॉवेल्स आर रिच इन सोशल सटायर एंड कैरिकेचर, एंड ही प्रेजेंट्स अ वेरी पेनोरमिक व्यू ऑफ द 18th सेंचुरी सोसाइटी। अनलाइक रिचर्डसन जो हमारे दिमाग में घुस रहे हैं, मोरालिटी पे लेक्चर दे रहे हैं, स्मॉलेट रिमेन्स फोकस्ड ऑन एक्शन, ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल इंटरैक्शन. So it is useful to understand, it is useful to contrast Stern's external event driven narrative with Richardson's internal emotional driven narrative. So when we consider these writers together, what emerges is not a single unified tradition. है ना? सब अलग अलग है, but it's a field of competing narrative forms. And Defoe develops realism through factual illusion, economic individualism, swift fiction को use कर रहे हैं as a vehicle for satire. Richardson is turning inwards, exploring emotion and consciousness through the epistolary form. And Smollett, या स्टर्न, पहले स्टर्न डिसमेंटल कर देते हैं नैरेटिव कन्वेंशंस को ऑल टुगेदर, एक्सपेरिमेंटिंग विद फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, एंड फाइनली स्मॉलेट carries forward a picaresque tradition, emphasizing movement, variety, and social, observation. Right? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम क्रिटिक्स पे जाएंगे. तो ट्रिस्टम शैंडी इज द फर्स्ट मेटा फिक्शनल नॉवल ऑल्सो, रिमेंबर. एंड आपको पता है स्टर्न जो है ना, ही वाज ऑब्सेस्ड विद जॉन लॉक. He believed the human mind doesn't work in straight line, it jumps around. Every character in Stern has a hobby horse, which is an obsession that defines them. आप देखोगे हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई ऑब्सेशन आपको नजर आएगा. तो डाइग्रेशंस पे क्वेश्चन आता है, बीइंग द सोल ऑफ लिटरेचर, इट्स स्टर्न. तो डेफो हमारा रिपोर्टर है, स्विफ्ट हमारे क्रिटिक हैं, रिचर्डसन हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं. फील्डिंग की उतनी बात नहीं की, बट अगर करते तो ही इज द डायरेक्टर, बाद में करेंगे. स्मॉलेट हमारे सर्जन थे, और स्टर्न हमारे एनार्किस्ट हैं. राइट? एंड स्टडी द टर्म्स फॉर्मल रियलिज्म, फोर व्हील्स ऑफ द वेन, द पिकरेस्क, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आगे आते हैं क्रिटिक्स कॉर्नर में. लेट्स गेट इनटू दिस हेवी आर्टिलरी. ये जरूरी है जानना, ठीक है. सबसे पहला नाम जो मैं आपको दूंगी वो है इयन वॉट का. ओके, एक नोट करो, बुक का नाम है द राइज ऑफ द नॉवल, और बुक लिखी गई 1957 में. इयन वॉट की बुक है. लेट मी शो इट टू यू. पहले तो इयन वॉट को देख लो. ये इयन वॉट है, लिटरेरी क्रिटिक, इंपॉर्टेंट नेम. ये बुक है इनकी, राइज ऑफ द नॉवल. ठीक है. स्टडीज इन डेफो, रिचर्डसन, फील्डिंग. तो इन्हीं पे इन्होंने पूरी कहानी लिखी है. How the novel appeared as a literary form during the 18th century. Please go through the Wikipedia and whatever else you can. But अभी के लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ. If you see formal realism या फिर economic individualism in a question about Defoe, the answer is Ian Watt. So he argues that Defoe reflects the new capitalist mind. क्यों? क्योंकि अगर हम रॉबिन्सन क्रूसो को देखते हैं, he wasn't just a survivor ना, he keeps a ledger. पूरा कैपिटलिस्ट माइंड है पूरा. ठीक है.
Also, Ian Watt famously argued that the novel emerges in the 18th century through what he calls this formal realism. इनके अकॉर्डिंग जो ये नॉवलिस्ट्स हैं जैसे डेफो रिचर्डसन दे ब्रेक अवे फ्रॉम क्लासिकल एंड द रोमांटिक ट्रेडिशंस by focusing on particularly individual experience and empirical detail. So Ian Watt sees Defoe as central to his development. क्यों? क्योंकि इनकी जो उनकी जो एबिलिटी थी टू क्रिएट नैरेटिव दैट अपीयर्स फैक्चुअली ऑथेंटिक, इसकी वजह से, जबकि है नहीं वो फैक्चुअली ऑथेंटिक. However, this view has been challenged by others like Michael Mackian. Please note, Michael Mackian. माइकल मैकियन आर्ग्यू करते हैं कि राइज ऑफ द नॉवल इज नॉट अ स्मूथ डेवलपमेंट, but it's a dialectical process shaped by contradictions between truth and fiction, between aristocratic and bourgeois ideologies. इसलिए, even at the level of criticism, we all must understand that the rise is not a settled fact, but it is a contested narrative. है ना? Ian Watt के framework में Defoe becomes one of the foundational figure of the novel. क्योंकि because of his commitment to formal realism. So his narratives, especially Robinson Crusoe, are grounded in detailed descriptions of everyday, creating an illusion of authenticity. So Ian Watt reads Robinson Crusoe as a representative of bourgeois individualism. कैसे पढ़ रहे हैं उनको? रॉबिन्सन क्रूसो को वो कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो रिप्रेजेंटेटिव है इस बुर्जुआ इंडिविजुअलिज्म का, जो हम कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म देखते हैं. समवन हु कंस्ट्रक्ट्स आइडेंटिटी हाउ? लेबर किया, रैशनैलिटी के थ्रू, इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू. कोई और होता तो कैसे करता? रॉबिन्सन क्रूसो ने जिस हिसाब से अपने को वहां पे सेटल डाउन किया, कोलोनाइज भी किया, सब किया. लेकिन बाद के क्रिटिक्स ने इस रीडिंग को कॉम्प्लिकेट किया है. माइकल मैकियन एक आर्ग्यू करते हैं दैट डेफो का वर्क एक टेंशन रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन रोमांस एंड रियलिज्म रादर दैन अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स. एक बीच का कुछ टेंशन दिखा रहा है वो. सिमिलरली एक और नाम लिखो, जे पॉल हंटर. जे पॉल हंटर emphasizes Defoe's connection to popular genres such as spiritual autobiography, travel writing, and criminal biography, suggesting कि इनका जो realism है डेफो का, it is deeply rooted in existing narrative traditions rather than being entirely new. Let me show these two names to you. नहीं तो भूल जाओगे. ये है माइकल मैकियन. कीन. ओ ये नहीं है एक्चुअली. यही होंगे. हाँ, ये है मैकियन है, the author of the groundbreaking The Origins of the English Novel. ये लीडिंग स्कॉलर हैं ऑफ 17th 18th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर. तो ये इनका वर्क है द ओरिजिन्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल. ठीक है. Somebody who bridged the gap between the old and new ways of storytelling. Mackion's most famous analysis of Daniel Defoe focuses on Robinson Crusoe, which he treats as a parable of the younger son. Okay, that's one. And I told you about J. Paul Hunter. अगर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का, sorry, it has often been applied retrospectively to Defoe's work. क्रूसो को हम देखते हैं एज अ प्रोटोटाइप ऑफ द सेल्फ मेड इकोनॉमिक मैन.
एंड मीनवाइल पोस्ट colonial critics रॉबिन्सन क्रूसो को रीड करते हैं एज अ नैरेटिव ऑफ इंपीरियल डोमिनेशन, जहाँ पे फ्राइडे और क्रूसो का जो रिलेशनशिप है वो colonial पावर स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या-क्या याद रखना है? इयन वॉट की बुक राइज़ ऑफ द नॉवेल, फॉर्मल रियलिज़्म, दूसरा टर्म इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज़्म, ठीक है? एक और नाम रखो याद, मैक्सिमिलियन नोवाक, डेफो एंड द नेचर ऑफ मैन। ये इन्होंने फोकस किया था डेफो का ऑब्सेशन विद नेसेसिटी के ऊपर, दैट पीपल स्टील और लाई बिकॉज़ दे हैव टू डू इट टू सर्वाइव। ओके? मूविंग ऑन टू जोनाथन स्विफ्ट. Critics like F.R. Lewis have had an ambivalent attitude towards Swift. जैसे ल्यूइस ने अपना ग्रेट ट्रेडिशन में स्विफ्ट को एक्सक्लूड किया है फ्रॉम द सेंट्रल लीनिएज, है ना, बिकॉज स्विफ्ट लैक्स द काइंड ऑफ मॉरल सीरियसनेस एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ अकॉर्डिंग टू हिम। ऑन द अदर हैंड नॉर्थरोप फ्राई की बात करें तो नॉर्थरोप फ्राई ने इंटरप्रेट किया है स्विफ्ट को थ्रू द लेंस ऑफ मिथ एंड सटायर, arguing that Gulliver's Travels operates within a broader satirical tradition that exposes the absurdity of human pretensions. Hmm? तो ये कुछ नाम है एंड ऑल्सो अनदर नेम जॉनथन स्विफ्ट पे इरविन व्हाट्स हिज नेम, लेट मी सर्च प्लीज। ये है या इरविन एरेन प्रेस, अमेरिकन प्रोफेसर। Swift the man. A very authoritative scholar on Jonathan Swift. ठीक है? His 3-volume set published between this time is considered the definitive scholarly biography of Swift. It's praised. Volume 1, Volume 2, Volume 3 ये हैं देख लो. Beyond the biography, बहुत सारे influential essays भी लिखे हैं इन्होंने. The Personality of Jonathan Swift, Rejection of Organic Form, etc. तो ये क्या कहते हैं? He's a gold standard, for Swift's biography. So you can look out for the concept of persona. Okay? Critics like Maynard Mack argue that Gulliver we see is actually a mask that Swift wears to mock us, not Swift himself. Okay, moving on. Next we have, कौन है next? Samuel Richardson. Samuel Richardson occupies a central place in Ian Watt's account, because of his role in developing psychological realism. और लेटर्स के थ्रू रिचर्डसन क्रिएट करते हैं एक इमीडिएसी, ये हमने देख लिया. However, Richardson's work also generated significant contemporary debate, जो हमने हेनरी फील्डिंग के थ्रू देखा. शामिला, है ना, और criticizing what he saw as moral hypocrisy, excessive sentimentalism, तो ये सब हेनरी फील्डिंग ने ही कह दिया इनको. Then we have some feminist critics जिन्होंने रिविजिट किया है रिचर्डसन को. ऑफ कोर्स करना ही था पामेला क्लैरिसा की वजह से. स्कॉलर्स सच एज वी हैव Nancy Armstrong. Nancy Armstrong argue that Richardson's novel play a crucial role in constructing modern notions of femininity and domestic virtue. ठीक है. और टेरी ईगल्टन, प्लीज नोट, सैम्यूल रिचर्डसन पे इन्होंने बुक लिखी है द रेप ऑफ क्लैरिसा. Yeah, the rape of Clarissa.
Please remember, Writing Sexuality and Class Struggles in Samuel Richardson. इट्स अ वर्क बाय टेरी ईगल्टन और इसमें इन्होंने अप्लाई किया है एक मार्क्सिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फ्रेमवर्क टू क्लैरिसा. He views the central conflict between the virtuous Clarissa and libertine Robert Lovelace as a battle between emerging bourgeois and the declining aristocracy. तो क्लैरिसा एक न्यू पब्लिक स्फीयर प्रेजेंट कर रही हैं ऑफ मॉरल एंड इंडिविजुअल राइट्स और लवलेस ट्रेडिशनल aristocratic power. So he explores the rape of Clarissa as both a physical act and a textual one. He argues that Lovelace's attempt to control Clarissa is an attempt to possess her meaning and text, as the novel is composed entirely of letters. So names आपके पास हैं. Please do a more further, if you wish to do it, detailed reading. So this is very important, you know. ये ईगल्टन ने मार्क्सिस्ट और साइको एनालिटिक थ्योरी अप्लाई किया है रिचर्डसन को, somewhat post structuralist also. He argues that Richardson's novels are about struggle between the rising bourgeois, which is presented by the virtuous women, and decaying aristocracy, which is represented by the libertines. और नैन्सी आर्मस्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डोमेस्टिक फिक्शन उन्होंने लिखा था. एंड शी आर्ग्यूज कि रिचर्डसन ने हेल्प किया है टू इन्वेंट द मॉडर्न आइडिया ऑफ मिडिल क्लास वुमेन. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू लॉरेंस स्टर्न. कुछ लेटर क्रिटिक्स ने रीइवैल्यूएट किया स्टर्न को, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, इयन वॉट ने ट्रीट किया स्टर्न को एज अ डिविएशन फ्रॉम द रियलिस्ट ट्रेडिशन और लोग भूलने लगे. बट बाद में फिर सामने आया एंड वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम विच इज विक्टर स्क्लॉव्स्की. दो नॉट राइटिंग स्पेसिफिकली ऑन स्टर्न अलोन, उन्होंने एक यूजफुल फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया है थ्रू इस कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन, जिसको हम ट्रिस्टम शैंडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं. विक्टर स्क्लॉव्स्की का आर्ट एज टेक्निक में इन्होंने कहा कि हम सिर्फ पोइट्री की ही लैंग्वेज में नहीं डीफेमिलियराइजेशन अप्लाई कर सकते, फिक्शन पे ही मूव्ड ऑन टू फिक्शन आल्सो एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ट्रिस्टम शैंडी. So Stern disrupts narrative conventions in order to make readers aware of the artifice of storytelling. Similarly, Bakhtin hai, Mikhail Bakhtin. He sees the novel as a fundamentally dialogic and open-ended form. And Stern का जो digressive पना है या self-reflexive style है, it exemplifies this openness. ठीक है. तो लॉरेंस स्टर्न, विक्टर स्क्लॉव्स्की. ऐसे का नाम एक तो वो आर्टिस्ट टेक्निक है, एक और है द नॉवल एज पैरोडी, ट्रिस्टम शैंडी, जो इन्होंने लिखा है द नॉवल एज पैरोडी. तो इन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड ट्रिस्टम शैंडी द मोस्ट typical novel in world literature because it exposes how novels are made. And he loves Stern because Stern defamiliarizes the story by constantly interrupting it. Right? और टोबियास स्मॉलिट लास्ट में पिकरेस्क ट्रेडिशन वाले एपिसोडिक हैं, एग्जैजरेटेड नॉवेल्स हैं, but this does not diminish his importance. Critics have emphasized Smollett's role in representing the breadth of social life, particularly through satire and caricature. जैसे कि अगर हम बाख्तिनियन पर्सपेक्टिव लगाएं इस पे, तो स्मॉलेट के वर्क को हम देख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ कार्निवलेस्क ट्रेडिशन, जहाँ पे सोशल हायरार्कीज आर इन्वर्टेड एंड द बॉडी, ह्यूमर एंड एक्सेस प्ले अ सेंट्रल रोल. इनका जो बैकग्राउंड था एज अ सर्जन फर्दर रीइंफोर्सेस दिस एम्फेसिस ऑन मटीरियल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. So what emerges from this discussion is that जो early English novels हैं is not a single unified form, but it is a site of multiple competing narratives, narrative strategies, and critical interpretations. Ian Watt का theory of formal realism privileges writers like Defoe and Richardson, but it excludes or marginalizes figures like Swift and Stern. Michael Makian complicate कर देते हैं इस narrative को by showing that novel emerges through conflict and contradictions, not linear progress. Bakhtin in turn shifts the focus to the novel's openness, plurality, and dialogic nature, allowing us to see the value in writers who resist realism.
ठीक है? तो एक बार रिवाइज़ करते हैं। डैनियल डेफो की मेजर क्रिटिक, इयान वॉट, स्विफ्ट का ये भी हैं, और इरविन एरेनफ्रेस प्रेस देखिए हमने, जो पर्सोना की बात करते हैं। रिचर्डसन, टेरी ईगल्टन, फील्डिंग की हम बाद में बात करेंगे, स्टर्न का विक्टर श्लोव्स्की। तो ये याद रखने हैं, ठीक है? So if you see question about great tradition, of course that is F.I. Lewis. But be careful. Lewis actually excluded most of these guys, from his great tradition because he thought they weren't morally serious enough. So knowing who a critic disliked is often just as important as knowing who they liked. Okay, that's it for today's lecture. Please take away good things from it. Please take away all the names from it, um, and do well. And you can join the full course. Also, we have the test series which you can join. I have a website of MCQs. You can join that. So get in touch with me to know more. Thank you.